हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बायो एक्सप्रेस पर स्वागत है। आप में से कई लोगों ने मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड पर वीडियोज़ मांगे थे, तो आज हम आपके लिए मानव रुधिर यानी ह्यूमन ब्लड पर वीडियो लेकर आ गए हैं। आइए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। ह्यूमन ब्लड क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमन ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी टर्म किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमन ब्लड की स्टडी के लिए। एक दूसरा टर्म है हीमियोपोइसिस। हीमियोपोइसिस मतलब क्या होता है? पोइसिस मीन्स होता है कोई चीज़ का फॉर्मेशंस होगा। हीमो मीन्स क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के फॉर्मेशंस को क्या कहते हैं? ब्लड बनने की प्रक्रिया को, मानव रुधिर या रुधिर बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? होम्योपोइसिस बोलते हैं। अब होम्योपैथिस कहाँ होता है? होम्योपैथिक टिश्यू में होता है। होम्योपैथिक टिश्यू में होता है। ये टिश्यू कौन कौन से हैं? जब बच्चा गर्भ में होता है तो वहाँ कहाँ जो फर्स्ट होम्योपैथिक टिश्यू होता है वो यॉर्क सैक होता है। देन आफ्टर लीवर, फिर आपकी सभी बोन मैरो, और जब आप यंगर हो जाते हैं तो केवल लॉन्ग बोन मैरो में ही ऐसा ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अब बात आती है कितना पूरे मानव शरीर में कितना ब्लड है, कितने ब्लड का अमाउंट कितना है? तो 5 से 6 लीटर, या इन जनरल हम 5.5 लीटर को 5.5 लीटर मानते हैं, या 5500 ml। अब अगला है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्लड का अमाउंट कितना है, ब्लड का पीएच कितना है। तो आपको ये बातें बहुत ही केयरफुली याद रहनी चाहिए। 7.4 पीएच होता है, आपको पीएच भी होता है। अब कलर ऑफ ब्लड को, अगर ब्लड हमारा आर्टरीज में है, आर्टरीज में है तो वो ब्राइट रेड कलर का होगा, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होता है O2। आर्टरीज में आपको पता है धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। इसका अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। और वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, अब वो डार्क कलर का दिखता है। आगे बात करते हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। जो ब्लड हमें दिखाई देता है उसको अगर हम हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, वो किसी चीज़ को तेज़ी से राउंड में गोल गोल घुमाती है, जिसकी वजह से डेंसिटी के अकॉर्डिंग, जिसकी डेंसिटी हायर होगी, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, वो नीचे रह जाएगा, और जो हल्के घनत्व वाले मटेरियल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो जब ब्लड को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, ये टेस्ट ट्यूब है मान लो, इसमें मैंने एक ब्लड सैंपल लिया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो हम देखते हैं नीचे हमें कुछ सेलुलर पार्ट मिलते हैं, ब्लड के कुछ सेलुलर पार्ट मिलते हैं, और ऊपर कुछ लिक्विड पार्ट मिलता है। जो लिक्विड पार्ट होता है वो लगभग 55% पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। बीच में ये एक हल्की सी पट्टी मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें हमारा WBCN प्लेटलेट्स होते हैं, और नीचे का जो ये पूरा भाग होता है रेड कलर का, इसमें होता है 40% हमारा रेड ब्लड सेल। तो आपको क्या है? 2 पार्ट आपको दिखेंगे, एक लिक्विड पार्ट दिखता है, दूसरा पार्ट दिखता है सेलुलर पार्ट। लिक्विड पार्ट में आपका केवल प्लाज्मा होगा, सेलुलर पार्ट में आपका WBC एंड प्लेटलेट्स एंड RBC होंगे। ठीक, अब आइए डिटेल में जानते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या है? सीधे से आपको पता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? हल्का पीले रंग के होता है। क्यों होता है? ड्यू टू बाइलरूबिन एंड बाइविलिडीन, ये 2 पिगमेंट होते हैं जो बाइल पित्तरस से, यानी बाइल जूस से निकलते हैं, पित्ताशय से निकलते हैं, जो प्लाज्मा को क्या कलर देते हैं? उसमें से केवल एक बाइलरूबिन जो होता है प्लाज्मा को आपके प्लाज्मा को येलो कलर देता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? लगभग 90 से 92% उसमें क्या होता है? आपका जल होता है, H2O होता है। 6 से 9% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वेस्ट होते हैं, साल्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और इसमें पाया जाता है हिपैरिन। हिपैरिन एक एंटीकोआगुलेंट होता है। एंटीकोआगुलेंट होने का मतलब क्या होगा? ये रक्त को थक्का जमने से रोकता है। कहीं अगर
ये एंटीकोगुलेंट ब्लड में ना प्रेजेंट हो तो रक्त वेंस में ही जम जाएगा और सर्कुलेशन रुक जाएगा, गैसीय एक्सचेंज रुक जाएगा और पार्टिकुलर स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म डाई कर जाएगा। हिपैरिन लीवर में सिंथेसाइज होता है, प्रेजेंट होता है कहाँ? प्लाज्मा में। एंटीकोगुलेंट है नेचर में, ये ब्लड का थक्का जमने से रोकता है। अगला बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जो जब कभी ब्लीडिंग होगी, जब कभी इंजरी होगी और कभी चोट लगी और खून बहने लगा तो क्लॉटिंग फैक्टर भी पाया जाता है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्लाज्मा में। जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है हाई कंसनट्रेशन पर, तो वो क्या हो जाता है? एक्टिवेटेड हो जाता है। यहाँ वो क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आइए जानते हैं। 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं। पहला है एल्बुमिन। एल्बुमिन का क्या काम है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ये ब्लड सेल में जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स को मेंटेन करता है। एक बात हो गई। प्लाज्मा प्रोटीन का दूसरा पार्ट है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? इसका फंक्शन आगे देखते हैं। फाइब्रिनोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को। एक्सेसिव ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ कि चोट लगने पर ज़्यादा खून बॉडी से, ज़्यादा रक्त बॉडी से बह ना जाए, उसको रोकता है कौन? क्लॉटिंग फैक्टर उसमें हेल्प करता है, जिसका नाम हम क्या है? फाइब्रिनोजन है। तो एल्बुमिन क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक रहा है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। आइए जानते हैं ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन होता है। ग्लोबुलिन को हम क्या कहते हैं? गामा ग्लोबुलिन कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का मतलब क्या हुआ? प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेता है, प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेता है। और क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाते हैं। ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, या एंटीबॉडी का जो नेचर होता है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन से मिलके बनाता है। डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं, विभिन्न बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। प्लाज्मा क्या है? ब्लड में से अगर हम उसके सेलुलर कंपोनेंट को हटा दें तो जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर। प्लाज्मा क्या है भैया? ब्लड में से अगर आप सेलुलर कंपोनेंट को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको दे दिया कि प्लाज्मा क्या है, ऐसे दे देगा 3-4 ऑप्शन करके। ब्लड माइनस सेलुलर कंपोनेंट, माइनस कर दिया यहाँ आरबीसी, ब्लड प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी कर देगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर देगा, या फिर ब्लड माइनस सेलुलर कंपोनेंट। तो आपका ये एग्जैक्ट आंसर होगा। इसी तरह लिम्फ क्या होता है अभी आप जान लीजिए, डिटेल में आगे पढ़ सकते हैं। प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, अगर प्लाज्मा के साथ डब्ल्यूबीसी को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा? लिम्फ। सीरम की बात करें, प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दें, यानी कि किसको हटा देना है हमें? फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है उसको हम अलग कर दें तो जो बचेगा हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। आइए सेलुलर कंपोनेंट यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। आपको पता है कि सेलुलर कंपोनेंट में 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आइए आरबीसी की बात करते हैं। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स भी होता है। इसके फॉर्मेशंस को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। ये आपकी बोन होती है, इसके बोन के अंदर ये कुछ स्पंजी पार्ट्स होता है जिसमें कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, कुछ सेल्स पाए जाती हैं जो किसका फॉर्मेशन करती हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं। आरबीसी जिस सेल से बनना शुरू होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्ट सेल। इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स को क्या बोलते हैं? प्रिकर्सल्स। जिस किसी सेल के टर्म में अगर ब्लास्ट लगा है तो मतलब है कि वो कोई नई चीज़ बनाएगी, किसी चीज़ को वो किसी चीज़ के ओरिजिन, किसी चीज़ के निर्माण में वो पार्टिसिपेट करेगी। इरिथ्रोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं? प्रिकर्सर सेल कहते हैं आरबीसी को। पहले तो
इरेक्थ्रोब्लास्ट सेल से एक सेल्स बनते हैं जिसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट इमैच्योर आरबीसी होता है। इमैच्योर आरबीसी होने का मतलब क्या है, इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, बहुत कम मात्रा में एचबी होता है, बहुत कम मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है, और दूसरे सेल ऑर्गेन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये सब प्रेजेंट होते हैं जब आरबीसी इमैच्योर होता है। देखो आरबीसी का फंक्शन क्या है, किसको स्टोर करना, हीमोग्लोबिन को स्टोर करना। आरबीसी किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, गैसियस ट्रांसपोर्ट में, यानी कि गैस के परिवहन में भाग ले रहा है। तो पर्पज क्या है आरबीसी का, आरबीसी के पास जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रख पाएगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखेगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। लेकिन ये अभी रेटिकुलोसाइट जो है वो इमैच्योर आरबीसी है, इसमें ढेर सारे आपके सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। जब आप मैच्योर आरबीसी को भी देखेंगे तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस नहीं होंगे। पर्पज ये है कि रिस्पायरेशन वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि आरबीसी कुछ भी नहीं है, एक हीमोग्लोबिन से भरा हुआ थैला है, ठीक। अब ये जो रेटिकुलोसाइट है जिसको हम इमैच्योर आरबीसी कह रहे हैं, इसकी मैच्योरेशन के लिए, इसको मैच्योर होने के लिए हमें दो चीज़, एक तो विटामिन B12 चाहिए, विटामिन B12 का नाम क्या होता है वो हमें कमेंट में बताएंगे, वरना हम आपको, अगर आप बताएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। फोलिक एसिड एंड फेरस Fe चाहिए, आयरन चाहिए। क्या क्या चाहिए रेटिकुलोसाइट को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए, विटामिन B12 चाहिए, फोलिक एसिड चाहिए एंड फेरस चाहिए। अगर इनकी डिफिशिएंसी हो जाए, अगर रेटिकुलोसाइट को विटामिन B12, फोलिक एसिड्स एंड फेरस ना मिले तो इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं पर्सिनियस अमीनिया। कई बार पूछा गया है कि पर्सिनियस अमीनिया कैसे होता है, तो आपको क्या है, जब इमैच्योर आरबीसी को B12, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड एंड Fe नहीं मिलता है तो वो हमेशा के लिए इमैच्योर आरबीसी ही बन के रह जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सिनियस अमीनिया होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। अब ये जो रेटिकुलोसाइट है आगे मैच्योर आरबीसी को बनाएगी, जब इसको मिलेगा क्या, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड एंड फेरस। तो मैच्योर आरबीसी देखने में कैसा होता है, डिस्क्वाइडल शेप या बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव होने का मतलब क्या हो गया, बीच से चिपका हुआ होगा, आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस न होने की वजह से या रिड्यूस हो जाने की वजह से ऐसा चिपका हुआ महसूस करता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी जो रेटिकुलोसाइट से अगर हम मैच्योर आरबीसी को तुलना करें तो इसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज करने के लिए सरफेस एरिया, आप हमें कैमल एंड फ्रॉग के आरबीसी के बारे में कुछ डिटेल्स कमेंट सेशन में लिखेंगे, ठीक है। याद कीजिएगा, कैमल एंड फ्रॉग के बारे में हमने पूछा, उसके आरबीसी के कुछ प्रॉपर्टी को आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएंगे। तो क्या है मैच्योर आरबीसी का फीचर, पहला तो भैया ये डिस्क्वाइडल है, इनन्यूक्लिएटेड है। इन्यूक्लिएटेड होने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होता है। लॉस ऑफ ऑर्गेनेल्स है, कोई दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो नहीं प्रेजेंट है। लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, कितने दिन तक भैया एक आरबीसी बन गई तो जीवित रहेगी, लगभग 120 दिन तक, 120 डेज तक एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, क्योंकि जब आरबीसी डैमेज हो जाती है तो वो यहाँ जाती हैं, जहाँ उनको स्टोर किया जाता है। जो डेड हो जाएंगी उनको रिमूव करते रहते हैं। कुछ आरबीसी को स्प्लीन स्टोर करके भी रखता है, जब कभी इमरजेंसी होती, कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई तो इमीडिएटली बॉडी को आरबीसी की ज़रूरत है तो वहाँ से उसको रिलीज भी करती है। अब एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी में कितना आरबीसी काउंट होना चाहिए, कितना नंबर में आरबीसी को प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर एक 1 क्यूबिक ml ब्लड लें, 1 क्यूबिक ml ब्लड लें तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन का मतलब क्या है, 5 लाख से 5,50,000 तक आरबीसी उसमें
होनी चाहिए। अगर यही डिटेल्स, यही स्टैटिक्स हम फीमेल में देखें तो वहाँ कितना 4 से 4 मिलियन पर क्यूबिक होना चाहिए। अगर मान लो किसी भी दशा में आरबीसी की काउंट किसी डिजीज वैस या किसी दूसरे एबनॉर्मलिटी वैस आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपीनिया बोलते हैं। इरिथ्रोपीनिया या सिंपल भाषा में एनीमिया बोलते हैं। रक्त की कमी को कई बार पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा गया है कई दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में। रक्त की कमी, आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं? आरबीसी से कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो एमीनिया या इरिथ्रोपीनिया। आप ये नाम याद रखेंगे और ये काउंट भी आपको पता होना चाहिए मेल एंड फीमेल में, क्योंकि वेरी करता है। अच्छा हाँ, एक बात और, फीमेल में ये काउंट कम क्यों है? क्योंकि फीमेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स नहीं रिलीज होता है। आपने अभी देखा कि ये रेड बोन मैरो में बनता है। टेस्टोस्टेरॉन का इफेक्ट बोन मैरो के इलांगेशन पे, बोन एंड बोन मैरो के इलांगेशन पे पड़ता है। जितनी मजबूत और जितनी इलांगेटेड बोन होगी उतना बेटर वहाँ आरबीसी फॉर्मेशंस